हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रंजीता और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल प्री जुरिस में। आज का हमारा टॉपिक है हायरार्की ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स। दोस्तों, हम जानते हैं कि क्रिमिनल बहुत सारे कोर्ट्स हमारे इंडिया में काम करते हैं जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को देखते हैं। और जब आप जुडिशरी के एग्ज़ाम देने जाते हो तो प्रोसीड्यूरियल लॉ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका एग्ज़ाम क्लियर होने या ना होने में। तो वहाँ पे आपसे मेरी ये दरख्वास्त है, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल दैट जस्ट डू एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। आप आखिर तक देखिए क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके जुडिशियल सर्विस के प्रिपरेशन के लिए और आपके मेंस राइटिंग के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ सीआरपीसी की ही बात नहीं की हूँ, यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट्स को जो पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिलता है उनका भी हमने बात किया है, उनका भी हमने डिस्कशन किया है। तो ये आपके लिए सही में बहुत बहुत बेहद हेल्पफुल होगा आपके मेंस राइटिंग के लिए। तो ये आपसे गुजारिश है, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। हायरार्की ऑफ द कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे नीचे के पेडेस्टल में आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का पावर जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो इसको ये पावर दिया गया है कि ये इम्प्रिजनमेंट की सज़ा तो दे सकता है लेकिन उसकी पीरियड 1 साल तक की ही हो सकती है। यानी दे आर empowered to give a sentence of imprisonment up to 1 years that should not exceed 1 year। 1 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। सिमिलरली इनके फ़ाइन के साथ भी अगर ये कोई फ़ाइन इम्पोज करना चाहते हैं किसी के ऊपर, उसके साथ भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इनके पास ये पावर है कि ये 5000 तक का ही फ़ाइन किसी पे इम्पोज कर सकते हैं, यानी 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और 5000 तक की फ़ाइन दे सकते हैं। इनके ऊपर आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में फ़र्क क्या है? मेट्रोपॉलिटन आपको पता है, जैसे सेक्शन 8 में सीआरपीसी का मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिफ़ाइन किया गया है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे ये लिखा गया है कि कोई भी एरिया, कोई भी ऐसा एरिया जिसका पॉपुलेशन 1 मिलियन से ऊपर हो गया है, यानी एक्सीड कर गया है 1 मिलियन से, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन करके उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसे किसी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करती है तो उस एरिया में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जगह मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया डिफाइन करने के लिए। पहला, पॉपुलेशन जो है 1 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, द स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करना चाहिए कि वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तभी हम उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया कहेंगे और वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे। तो जहाँ तक इनके पावर की बात है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज वेल एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट, व्हाट इज़ द पावर ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास? ये दोनों का पावर जो है सेम है। ये दोनों 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे सकते हैं और 10,000 तक का फाइन कर सकते हैं। यानी अप टू 3 years दे कैन इम्पोज अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड अ फाइन अप टू 10,000 रुपीज़। इनके ऊपर आता है असिस्टेंट सेशन सीजेएम और सीएमएम, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो जिस एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं यानी नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में, तो वहाँ पे सीजेएम होते हैं, और जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया में, वहाँ में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है। तो इन्हीं में से जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में से किसी को हाई कोर्ट अपॉइंट करती है एज अ सीजेएम या सीएमएम। तो सीजेएम बनते ही फाइन का जो लिमिटेशन वाला कंसेप्ट था वो हट जाता है। अब इनके ऊपर फाइन पे कोई लिमिटेशन नहीं बताया गया है। यहाँ पे एक्सप्रेसली कुछ भी बाउंडेशन नहीं किया गया कि यहाँ तक ही फाइन आप दे सकते हैं, जैसे 10, 12, 15 हज़ार, ऐसा कुछ नहीं है। ये दे कैन इम्पोज एनी अमाउंट ऑफ फाइन बट दैट शुड बी रीजनेबल एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। लेकिन जहाँ तक इम्प्रिजनमेंट की बात है, सीजेएम या सीएमएम 7 साल तक की ही सज़ा दे सकता है, यानी ही कैन इम्पोज एन सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years। इनके ऊपर है असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज जो होते हैं वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होते हैं और इनके पास पावर होता है कि ये 10 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। और सीजेएम से ही आपको पता है कि फ़ाइन का लिमिटेशन तो हट चुका है, तो असिस्टेंट सेशन जज में भी कोई फ़ाइन की लिमिटेशन नहीं है।
लेकिन अगर आप इम्प्रिजनमेंट की बात करें तो इनका लिमिटेशन है, ये 10 साल तक की ही सज़ा दे सकते हैं। इनके ऊपर है एडिशनल सेशन जज और सेशन जज। बहुत स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि एडिशनल सेशन जज और सेशन जज में क्या फ़र्क है, what is the difference between additional session judge and assistant session judge. So for that we need to understand what is a session division. तो आप सेक्शन 7 में देखिएगा कोई भी स्टेट को, वहाँ पे बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एक स्टेट को सेशंस में डिवाइड करेगी। सेशंस में कैसे डिवाइड करेगी, एक डिस्ट्रिक्ट को लेके एक सेशन हो सकता है, या डिस्ट्रिक्ट अगर छोटा है तो एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को लेकर भी एक सेशन हो सकता है, और हर सेशन में एक कोर्ट होगा जो कि प्रिजाइडेड बाय द सेशन जज होगा। तो जब भी हमारा ये सिस्टम आता है तो ऐसा बहुत जगह होता है कि जिस सेशन में, से फॉर एग्जांपल एक्स नाम का एक पर्टिकुलर सेशन है, सेशन एरिया है, और वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, तो अकेले सेशन जज के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि, क्योंकि सब में तो लिमिटेशन है, सबके वर्क में और पावर में तो लिमिटेशन है, तो ऑब्वियसली सेशन जज के ऊपर बहुत ओवरलोड हो जाता है। तो इन दैट केस हाई कोर्ट क्या करती है, सेशन जज के इक्विवेलेंट किसी और सेशन जज को, मतलब जो पर्सन ही इज हैविंग एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और हु कैन बी पोस्टेड एज अ सेशन जज इन सम अदर सेशन, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो वो लोग क्या करते हैं, उनको एडिशनल सेशन जज बना के भेज देते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज दोनों एक ही हैं, दोनों का इक्विवेलेंट पोजीशन है, एक्सेप्ट कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है जो सेशन जज एंजॉय करती है, जो एडिशनल सेशन जज को नहीं मिलता है। तो एडिशनल सेशन जज जो हो गए वो दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन के हैं, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। लेकिन जहाँ तक असिस्टेंट सेशन जज की बात है, असिस्टेंट सेशन जज जो होते हैं वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होते हैं। तो एडिशनल सेशन जज और सेशन जज के पास क्या पावर है, इनके पास पावर है कि ये कोई भी सज़ा दे सकते हैं, इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी। कैपिटल पनिशमेंट भी ये लोग दे सकते हैं, किसी को मौत की सज़ा भी ये दे सकते हैं, लेकिन अगर वो कैपिटल पनिशमेंट देते हैं या डेथ पेनल्टी देते हैं तो उसको उनको कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास भेजना पड़ता है। तो एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज में होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया है। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज दोनों एक ही जज इक्विवेलेंट है, पोजीशन है, सिर्फ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन को छोड़ के। और असिस्टेंट सेशन जज जो होता है वो सबऑर्डिनेट होते हैं सेशन जज के। अब आते हैं इसके ऊपर, तो हमको पता ही है हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है जिनके पास बेसिकली हमारा अपीलेट पावर होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे पावर्स हैं जो हाई कोर्ट को स्पेसिफिकली दिए गए हैं, और इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ और पावर है। कैसे उनको ये पावर मिल रहा है, ये सबको हम लोग डिटेल में आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सो हायरार्की में सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोत्तम न्यायालय है, ये एपेक्स कोर्ट ऑफ लैंड है। दिस इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ लैंड और फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जुरिस्डिक्शन दैट वेदर इट इज हैविंग एन एपिलेट जुरिस्डिक्शन और नॉट, हमें पता है कि इसके पास एपिलेट जुरिस्डिक्शन है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हम लोगों को फाइनल अगर अपील में जाना है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन ये कहाँ से मिला, ये है आर्टिकल 134 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने ये प्रोवाइड किया है कि सुप्रीम कोर्ट को क्रिमिनल मैटर्स के रिगार्ड में एपिलेट जुरिस्डिक्शन होगा। सो आर्टिकल 134 में एक्चुअली 3 प्रोविजंस, 3 क्राइटेरियाज बताया गया है कि अगर कोई भी क्रिमिनल मैटर्स है और उसमें प्रोसीडिंग जो है हाई कोर्ट ने सुन लिया है, वहाँ पे होने के बाद एक जजमेंट या फाइनल ऑर्डर या सेंटेंसिंग हो चुका है, उसके बाद वो अपील में जा सकता है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज बताया गया है आर्टिकल 134 में। उसमें पहला क्राइटेरिया है कि अगर कोई अपील हाई कोर्ट में हुआ था और उस हाई कोर्ट ने अपील के दौरान उस अक्यूटल से, फॉर एग्जांपल लोअर कोर्ट में उस व्यक्ति को, अक्यूज पर्सन का एक्यूटल हो गया था, यानी उसको बरी कर दिया गया था, लेकिन अपील में हाई कोर्ट ने इस पूरे ऑर्डर को, पूरे जजमेंट को रिवर्स कर दिया और उस अक्यूज पर्सन को डेथ पेनल्टी प्रोवाइड किया। सो ये एक कंडीशन है। दूसरा है, अगर हाई कोर्ट ने अपने किसी भी कोर्ट में
के सामने सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास से कोई केस को अपने पास लिया, विड्रॉ किया, और विड्रॉ करने के बाद उसमें उसने अक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्शन किया और उससे डेथ पेनल्टी प्रोवाइड किया। सो ये सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आर्टिकल 134A में, जो कि हमें बताता है कि कोई हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर सकता है कि कौन सा केस फिट वन है अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट पे जाने के लिए, तो वो अगर उस तरह की कोई केस उसके पास हाई कोर्ट के पास आती है और वो सर्टिफाई करता है कि ये सारा कंडीशन, ये ऐसा केस है जो कि फिट है अपील के लिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास, तो इस तरह के 3 कंडीशंस यहाँ बताया गया। पहला तो अपील में जब एक्यूटल रिवर्स होकर पनिशमेंट ऑफ डेथ हो जाता है। दूसरा, अगर विड्रॉ किया गया है कोई भी ट्रायल अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास से हाई कोर्ट के द्वारा और वहाँ पे सेंटेंस किया गया है डेथ का। और थर्ड, अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करती है कि ये केस जो है अपील के लायक है, फिट वन फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट है। तो ये 3 कंडीशन में अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है और वहाँ पे हम लोग अपील के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 406 सीआरपीसी का सुप्रीम कोर्ट के पास को ये कन्फर करता है, ये पावर देता है कि वो केस को, कोई भी अपील या किसी भी तरह का केस एक कोर्ट में जो चल रहा है, जैसे कोई एक हाई कोर्ट में अगर कोई अपील का केस चल रहा है तो उसको किसी और हाई कोर्ट में, यानी एक स्टेट के हाई कोर्ट से दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में वो ट्रांसफ़र कर सकता है। या अगर कोई भी क्रिमिनल कोर्ट जो कि सबॉर्डिनेट है एक हाई कोर्ट का, तो उस सबॉर्डिनेट कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट जो कि इक्वल या उससे सुपीरियर जुरिस्डिक्शन का हो किसी और हाई कोर्ट में, वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट हायरार्की में। तो हाई कोर्ट के पास भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वहाँ पे हम लोग रिट लेके जा सकते हैं। आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 227 है, उसके थ्रू हम लोग रिट पिटिशन कर सकते हैं हाई कोर्ट के पास। लेकिन अगर हम सीआरपीसी के कंटेक्स्ट में बात करें तो हाई कोर्ट के पास क्या क्या पावर है, तो हाई कोर्ट के पास अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी व्हाट द पावर्स आर बीन गिवन टू द हाई कोर्ट। तो सेक्शन 28 क्लॉज 1 में ये बोला गया है कि हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। तो इसके साथ कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इतना तक ही आप पनिश कर सकते हो, उतना कर सकते हो या फाइन कर सकते हो। दे कैन पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके और भी बहुत सारे राइट्स हैं, पावर्स हैं, जैसे उसको पावर ऑफ रिवीजन मिला हुआ है। अगर आप सेक्शन 397, 98 और 401 को एक साथ पढ़े तो आपको पता चलेगा कि रिवीजन क्या है। अगर हम लोग डिटेल में रिवीजन की बात करें तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको रिवीजन पे और अपील पे डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि अगर मुझे वहाँ से मिलेगा रिवीजन, आप लोग कमेंट्स में अगर मिलेगा तो मैं उस पर एक वीडियो अलग से बनाऊँगी, क्योंकि रिवीजन पावर और अपीलेट पावर बहुत डिफ़र करता है और उसमें बहुत इंट्रिकेसीज़ हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिवाइज़ कर सकता है, रिवीजन के लिए ले सकता है। कोई ऐसा केसेस हो जो उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट में चल रहा हो, वो अब चाहे तो उसको अपने पास लेके उसको रिवीजन कर सकता है, या एप्लीकेशन पे भी वो रिवीजन कर सकता है। उसके बाद उसके पास 407 के तहत ये पावर है कि वो केसेस को ट्रांसफ़र कर सकता है, अपील को ट्रांसफ़र कर सकता है। से फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स नाम के सेशन पे एक केस चल रहा है और उसको लगता है, कोर्ट को ये लगता है कि किसी वजह से जस्टिस प्रॉपरली नहीं हो पाएगा या वहाँ पे कुछ और इम्पैक्ट आ सकता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास ये पावर है कि वो एक सेशन से उठा के उसको दूसरे सेशन सिमिलर कोर्ट के पास और इक्विवेलेंट पावर कोर्ट के पास भेज सकता है, या उससे ऊपर के कोर्ट के पास वो भेज सकता है। तो ये पावर उसको कहाँ से मिला, ये है सेक्शन 407 के द्वारा। उसके बाद है रिवीजन केसेस में ही एक और पार्ट है, वो है सेक्शन 402 में। अगर वो चाहे तो विड्रॉ कर सकता है कोई रिवीजन केस को या ट्रांसफ़र कर सकता है रिवीजन केसेस को, जो कि सेक्शन 402 में बताया गया है। उसके बाद उसके बेल के रिगार्ड में अगर हम बात करें तो इसके पास दोनों पावर है। वो बेल
प्रोवाइड कर सकता है। इस रिगार्ड में स्पेशल पावर जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस में हम लोगों को पता है कि बेल जो है एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है। तो इस रिगार्ड में बेल प्रोवाइड करने के रिगार्ड में उसका स्पेशल पावर जो है वो कंकरेंट है कोर्ट ऑफ सेशन के साथ, यानी कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी ये पावर है, साथ ही साथ ये हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो बेल इशू करे। और एंटिसिपेटरी बेल जो है सेक्शन 438 के तहत यानी अग्रिम जमानत का भी जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास होता है। इसके अलावा हाई कोर्ट के पास एक एक्सक्लूसिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है सेक्शन 474 के तहत। हमें पता है कि बेसिकली हम लोग हाई कोर्ट के पास रिवीजन या अपील के कंटेक्स्ट में जाते हैं, वहाँ पे केस फाइल करते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपना डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन को अप्लाई करे और उस तरह के केसेस को वो डायरेक्ट हाई कोर्ट ही सुने। तो इस तरह की केसेस को कैसे डील किया जाता है, ट्रायल का प्रोसीड्योर क्या है, ये सारा प्रोविज़न आपको सेक्शन 474 में मिलेगा। और कुछ और भी बातें हैं, जैसे इसके पास पावर है कि वो रूल्स बना सकता है, और ये रूल्स बनाने का पावर जो है सेक्शन 470 में दिया गया है। इसके बाद आता है हमारा सेशन कोर्ट। हाई कोर्ट के नीचे आता है सेशन जज, सेशन कोर्ट या सेशन जज। तो सेशन कोर्ट के पास सीआरपीसी के तहत क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो अगर आप सेक्शन 6 देखते हैं तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि बिसाइड्स हाई कोर्ट वहाँ पे कुछ 4 तरह के कोर्ट्स का वर्णन किया गया है, जो कि क्रिमिनल, उसको हम लोग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट कह सकते हैं। तो उसमें पहला आता है सेशन जज। सो एक सेशन जज हो या एडिशनल सेशन जज हो, ऐसा जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो एम्पावर्ड है किसी भी सेंटेंस को पास करने का जो कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है। लेकिन अगर वो डेथ पेनल्टी किसी को देता है या डेथ सेंटेंस पास करता है तो वो जजमेंट जो है वो कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में भेजा जाता है। सो आफ्टर इट गॉट कंफर्मेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट देन द जजमेंट इज फाइनल। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास सारा पावर है, डेथ पेनल्टी तक भी दे सकता है, लेकिन कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। उसके अलावा उसके पास भी पावर है रिवीजन का सेक्शन 399 के तहत। उसके पास अपील पावर है सेशन जज के पास, एडिशनल सेशन जज के पास, कि वो अपील एंटरटेन कर सकता है सेक्शन 381 के तहत। अगर अपील के अलावा रिवीजन के लिए तो प्रोविज़न है ही सेक्शन 399 में। उसके पास भी पावर है, जैसा हम लोगों ने देखा था कि एक सेशन से दूसरे सेशन में ट्रांसफ़र करने का पावर था, या एक जज के पास से दूसरे जज के पास ट्रांसफ़र करने का पावर हाई कोर्ट के पास था। उसी तरह सेशन जज के पास भी है कि वो एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे अपने ही सेशन डिवीज़न में, जहाँ पे उसका कोर्ट है, सेशन जज है, सो उस सेशन डिवीज़न में एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट में वो केसेस को ट्रांसफ़र करने का पावर उसको मिला हुआ है सेक्शन 408 के तहत। और विड्रॉ करना है कोई केस को, अगर कोई अपील को है, तो वो सेक्शन विड्रॉल ऑफ द अपील और द केस इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 409। और इसके अलावा एंटिसिपेटरी बेल और बेल का प्रोविज़न तो है ही 438 और 439, वो पावर उसको मिला ही हुआ है कि वो बेल प्रोवाइड करेगा नॉन बेलेबल ऑफेंस में, जो कि उसका कंकरेंट पावर है अलॉन्ग विद द हाई कोर्ट। और एंटिसिपेटरी बेल भी वो प्रोवाइड कर सकता है। तो ये था सेशन जज का पावर अंडर सीआरपीसी विच आर बीन गिवन। सेशन जज के नीचे आता है हमारा असिस्टेंट सेशन जज। जब असिस्टेंट सेशन जज की बात करते हैं तो हमें पता है कि असिस्टेंट सेशन जज बहुत लिमिटेड ऑथराइजेशन है उसके पास सेंटेंस पास करने का, कि वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है विच इज़ ऑथराइज्ड बाय लॉ except the sentence of death or imprisonment for a life or imprisonment for a term exceeding 10 years। ये सेक्शन 28 क्लॉज 3 की लैंग्वेज है, जिसमें ये कहा गया है कि वो कोई भी पास कर सकता है सेंटेंस एक्सेप्ट ये सब। तो अगर हम लोग इसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट करें तो हमें पता चलता है कि असिस्टेंट सेशन जज के पास ये पावर है कि वो इम्प्रिजनमेंट या सेंटेंस पास कर सकता है, लेकिन वो 10 साल से ऊपर तक का पास नहीं कर। असिस्टेंट सेशन जज के नीचे आता है हमारा सीजेएम या सीएमएम का कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट। तो इनके पास पावर है कि ये 7 साल तक की सज़ा ही पास कर सकते हैं
उससे ऊपर की केसेस को ये डील नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें जो सज़ा जो है बियॉन्ड 7 ईयर्स है, 7 साल से ज़्यादा है, उस तरह की केसेस में सीजीएम के पास पावर नहीं है कि वो सज़ा उनको दे सके। तो वो 7 साल तक की ही सज़ा दे सकते हैं। इनका बेसिकली वर्क थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता है। ये टाइम टू टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो उसके सबऑर्डिनेट हैं उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको क्या करना है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनको क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन में एक सेशन डिवीज़न का हेड माना जाता है, लेकिन ये सबऑर्डिनेट होते हैं सेशन जज के। तो सेशन जज के ओवरऑल ऑर्डर को इनको फॉलो करना होता है और ये क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन के कैसे कोर्ट्स काम करेंगे और किनके पास क्या जाएगा, कौन सा बिजनेस किसको देखना है, इस रिगार्ड में ये सारा डिसीजन लेते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेशन जज। इनके पास सेक्शन 260 के तहत जो कि समरी ट्रायल का प्रोविज़न है, इनके पास ये एम्पावर्ड है कि वो कोई केस को समरली किसी ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं। तो ये समरी ट्रायल ले सकते हैं, ये सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। अगर उनके नीचे का कोई भी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के पास कोई केस है और उन्हें लगता है कि वहाँ पे जस्टिस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस तरह की केसेस को वो अपने विड्रॉ कर सकते हैं और ये प्रोविज़न आपको सेक्शन 410 में मिलेगा। और ये किसी भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकते हैं किसी केस की ट्रायल को लेने के लिए। ये 192 क्लॉज 2 में प्रोविज़न दिया हुआ है। और इनके पास ये भी पावर है कि वो अकम्प्लिश को पार्डन कर सकते हैं। यानी अकम्प्लिश जो है, अकम्प्लिश कौन होता है, जो साथी होता है, मददगार होता है। इसका बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत है, तो आप छोटे अगर जो कि इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अकम्प्लिश मतलब उनका जो साथी होता है जो ऑफेंस कर रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट के फेवर में अपना स्टेटमेंट दे देते हैं या उनके हेल्प से हम लोगों को जस्टिस तक पहुंचने में आसानी होती है, तो उस तरह के अकम्प्लिश को प्रोविजंस हैं कि उनको माफ़ी भी मिल जाता है। तो सीजीएम के पास ये पावर है दो टू सम एक्सटेंट कि वो उसको अकम्प्लिश को पार्डन करता है। उनके नीचे है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का हम लोग जानते ही हैं कि वो कितना तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, अप टू 3 ईयर्स का। और फाइन के लिए भी इनके पास लिमिटेशन बंधा हुआ है कि ये 10 साल तक की 10,000 तक की फाइन कर सकते हैं। और ये कॉग्निजेंस ले सकते हैं। इनिशियली कॉग्निजेंस ये लोग लेते हैं अंडर सेक्शन 190 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। दे हैव द पावर टू टेक, दे हैव द पावर टू ऑर्डर पुलिस ऑफिसर टू मेक इन्वेस्टिगेशन। कभी हम लोग को पता है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऑफिसर अपने से जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकता है, बिना ऑर्डर के वो अरेस्ट कर सकता है, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केसेस में उसको परमिशन की ज़रूरत होती है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑर्डर कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को कोई भी नॉन कॉग्निजेबल केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और इनके पास पावर है मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर करना अंडर सेक्शन 125। इसके अलावा भी ये कमिटल ऑफ द केसेस करते हैं, हैव द पावर टू कमिट अ केस फॉर ट्रायल बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन, जो कि सेक्शन 209 है। इसको बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत है, इसको हम लोग किसी और वीडियो में हम लोग डील करेंगे। लेकिन आप सिर्फ इतना जान लो कि सेक्शन 209 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास वो पावर है कि वो एक केस को ट्रायल, जो कि ट्रायल बाय या कोर्ट ऑफ सेशन है, उसको कमिट कर सके और रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। ये 164 जो कि कन्फेशनल स्टेटमेंट की बात होती है सेक्शन 164 में। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ये पावर है कि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है अंडर सेक्शन 164। इसके अलावा वो टीआई परेड यानी कि आइडेंटिफिकेशन परेड सस्पेक्ट लोगों का वो होल्ड करवा सकता है और ऑफेंस को जो है समरली ट्राई कर सकता है सेक्शन 260 के तहत। ये था हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का पावर। इसके अलावा अकम्प्लिश को पार्डन करने का पावर भी इसको सेक्शन 306 में, जो कि हम लोग देख चुके हैं, सीजीएम के पास भी ये पावर है, इनको भी ये पावर दिया गया है सेक्शन 306 के तहत। ये इनके बेसिक पावर थे कि वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, वो कमिट कर सकते हैं ट्रायल बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन, वो मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं 125 के तहत, वो कोई भी पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर कर
सकते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करें इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, और ये इनके पास ये एम्पावर्ड है कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164, और आइडेंटिफिकेशन परेड सस्पेक्ट का वो कंडक्ट करवा सकते हैं। अब हम आते हैं हायरार्की ऑफ द कोर्ट में सबसे लास्ट पेडेस्टल यानी आखिरी पायदान, जो कि है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका पावर बहुत ही लिमिटेड है। अगर हम इनकी सेंटेंसिंग पावर को देखें तो इनके पास पावर है इम्प्रिजनमेंट देने का, लेकिन वो टर्म पीरियड जो है वो सिर्फ 1 साल तक का है। और अगर इनको फाइन भी करना है तो ये फाइन कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट लिमिटेड है 5000 तक का, यानी वो 1 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और फाइन जो है वो 5000 रुपये तक की फाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा उनको कुछ और भी पावर दिए गए हैं CRPC के थ्रू, जैसे पावर है एविडेंस रिकॉर्ड करने का, और इसके अलावा अगर आप समरी ट्रायल की बात करें तो CRPC में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि ये सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल नहीं करता है। वहाँ पे जो पावर दिया गया है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को दिया गया है। लेकिन हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी एम्पावर कर सकता है कि वो कोई केस समरी ट्रायल के थ्रू ले। तो इसके पास ये पावर जो है वो स्पेशल पावर है गिवन बाय द हाई कोर्ट। सो इफ ही इज स्पेशली एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट टू ट्राई अ केस समरीली, देन ही कैन डू सो। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ हैविंग द पावर टू अवार्ड कंपनसेशन। अगर किसी पर्सन को ग्राउंडलेस बिना रीज़न का बेसलेसली उसको अरेस्ट किया गया है तो उसके लिए वो कंपनसेशन उस व्यक्ति को अवार्ड कर सकता है। तो ये इसके बेसिक पावर थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के। थैंक यू दोस्तों फॉर लेंडिंग योर ईयर्स। आपने अपना टाइम दिया और मुझे सुना। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज इसमें हमने डिस्कस किया है कि कितने तरह के कोर्ट्स हैं जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में काम करते हैं और उनको क्या क्या पावर मिला हुआ है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट्स पे या टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो काइंडली अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़रूर से ज़रूर नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करें ताकि आपको कभी भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो तुरंत आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू दोस्तों। हैव ए नाइस टाइम। टेक केयर। बाय।